स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर के एक और पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आ गया हूं। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे हैंगिंग बॉक्स। एक छोटा सा हैंगिंग बॉक्स का प्रिंटिंग का लेआउट को देखेंगे। प्रिंटिंग के लेआउट में हम डाई कट लाइन, क्रीज लाइन और ब्लीड को क्रिएट करना सीखेंगे। तो पूरा देखना इस वीडियो को, क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उसके पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह का होगा जी आपका हैंगिंग बॉक्स। इस तरह के हैंगिंग बॉक्स हमेशा छोटे मोटे या फिर हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए ही यूज होते हैं। अब जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए ही यूज होंगे, अब कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हल्के फुल्के होंगे। जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर में ही हो, लंबे भी हो सकते हैं। हैंगिंग बॉक्स आपको मिलेंगे कई तरह के, जैसे कि ये है जी एक फ्लैट हैंगिंग बॉक्स जो कि चारों तरफ से बंद है। एक हैंगिंग बॉक्स आपको देखने को मिलेगा जो फ्रंट में से ट्रांसपेरेंट होता है, अंदर का जो प्रोडक्ट है वो आपको दिखाई देगा। एक और हैंगिंग बॉक्स आपको देखने को मिलेगा जो कि 3D ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि फ्रंट से राइट और लेफ्ट से भी आपको ट्रांसपेरेंट नजर आएगा और अंदर का जो प्रोडक्ट है वो आपको नजर आएगा। ठीक है जी। हल्के फुल्के यानी कि जिस तरह के, जैसे कि कोई कंप्यूटर के एसेसरीज हो गया या फिर मोबाइल के एसेसरीज हो गया, ऐसे प्रोडक्ट के लिए ही बनाया जाता है इस तरह का हैंगिंग बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका साइज ले लेते हैं। यूं समझ लीजिए मेरे क्लाइंट ने मुझे साइज दिया है, लेंथ 75, विड्थ 75 और हाइट 25। मैं आपको दिखा दूं जी। लेंथ हो गया जी ये लंबाई, और विड्थ हो गया जी आपका चौड़ाई, और हाइट हो गया जी आपका गहराई। ये वाला या ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में भी आप देख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए फाइल में जाएंगे, न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो आगे जी न्यू डॉक्यूमेंट में हम न्यू डॉक्यूमेंट में किसी भी साइज का एक डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। बाद में आप अपने आर्टबोर्ड को छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो मैं A4 साइज का एक ले लेता हूँ और प्रीसेट डिटेल्स में नेम जरूर दीजिए, जैसे कि मैं नेम दे रहा हूँ हैंगिंग बॉक्स। ठीक है। मिलीमीटर में ले रहा हूँ, यूनिट में आपको जो भी यूनिट देखना पसंद हो वो ले लीजिए, या फिर आपके क्लाइंट ने जो भी यूनिट दिया है वो यूनिट आप लेकर काम कर सकते हो। ठीक है, उसमें आसानी रहेगी, आपको कंफ्यूजिंग भी नहीं रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटेशन मैंने लैंडस्केप लिया है, आप कोई भी ओरिएंटेशन ले सकते हो, लेकिन बाद में आपको चेंज करना पड़ेगा ओरिएंटेशन। आर्टबोर्ड की जरूरत नहीं है, ब्लीड की भी जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। ब्लीड हम मैनुअली क्रिएट करेंगे, आगे जाकर देख रहे हैं। और थोड़ा सा नीचे आ जाए एडवांस ऑप्शन में। अगर प्रैक्टिस करोगे तो RGB ले लेना। अगर आप प्रोफेशनली किसी के लिए डिजाइन कर रहे हो तो CMY के कलर पर ही रखना। उसी तरह से रास्टर इफेक्ट में अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो 75 ले लेना। अगर प्रिंटिंग के लिए ये काम करोगे तो 300 PPI से कम मत रखना, अगर प्रिंटिंग के लिए कर रहे हो। तो मैं इस ट्यूटोरियल के लिए बना रहा हूं तो मैं 72 PPI ही रख के मैं क्रिएट कर रहा हूं। तो ये लीजिए हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट आ गया है और एक लेयर भी हमें मिल रहा है। फिलहाल लेयर अभी मैं कुछ भी क्रिएट नहीं करूंगा, बाद में हम क्रिएट करेंगे जरूर। लेकिन एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप बिगिनर हो तो अभी से ही लेयर वाइज काम करना सीख लो। बिना लेयर के काम करोगे तो हमेशा आप कंफ्यूज रहोगे और कुछ ना कुछ आपके साथ गड़बड़ होती रहेगी। अगर लेयर के साथ काम करोगे आपका काम मैनेज रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा आपका पूरा डिजाइन। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं ये करूंगा जी, यहाँ पे फिल को खत्म कर देता हूँ और कलर का स्ट्रोक ले लेता हूँ। स्ट्रोक मैं RGB या फिर HSB कोई भी ले रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है। अगर प्रिंटिंग के लिए कर रहे हो तो CMYK जरूर रखना। ठीक है। तो साइज लेते हैं। साइज के लिए मैं रेक्टेंगल लूंगा और यहाँ पे आर्टबोर्ड के बीच में कहीं क्लिक कर दूंगा और ये साइज आपसे पूछता है। साइज वही रखेंगे 75। ठीक है जी। 75 मैंने विड्थ में रखा और 75 हाइट में भी रखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स हम बना रहे हैं। क्रिएट मैं कर रहा हूँ और ये आ गया जी हमारा एक रेक्टेंगल। इसको उठाकर मैं कहीं साइड में
कर देता हूँ। ठीक है जी। अब देखिए ये जो बॉक्स हम डिजाइन करेंगे इसको फ्रंट टू बैक हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये फ्रंट है, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट, और फिर लास्ट में हम देखेंगे बैक साइड। राइट, तो अब देखिए यहाँ पे जो आएगा इस फ्रंट के साथ उसे कहेंगे ग्लू मार्जिन। तो ग्लू मार्जिन को क्रिएट करने के लिए जी इसी का एक डुप्लीकेट मैं कर रहा हूँ ऐसे, और इसके साथ देखिए एक बार जूम करके जरूर देख लेना कि दोनों आपस में चिपक के रहे। ठीक है, दूर दूर ना रहे। वैसे अगर जूम करके देखोगे तो आपका काम कैसा चल रहा है आपको पता चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया कि अगर आप एडिट में आ जाए, प्रेफरेंसेस और जर्नल में आ जाएंगे तो कीबोर्ड इंक्रीमेंट को याद रखिए 1 mm सेट कीजिए। ठीक है जी। जब न्यू डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं जो यूनिट हम लेते हैं वो यूनिट हमें यहाँ पे नजर आएगा। तो मैंने मिलीमीटर सेट किया था तो यहाँ mm नजर आ रहा है। तो याद रखिए कि 1 mm आपने सेट करना है और ओके कर दीजिए। अब मैं ये करूंगा जी, ट्रांसफॉर्म का पैनल ले लूंगा। मेरा तो यहाँ पे बाहर निकला हुआ है, अगर बाहर नहीं निकला आपको तो यहाँ विंडो में मिल जाएगा आपको ट्रांसफॉर्म का पैनल, यह रहा। ठीक है, मेरा यहाँ पे है। रेफरेंस पॉइंट मैं रख रहा हूँ जी यहाँ पे राइट में। उसके बाद आ जाएंगे जी हम हाइट में, और देखिए इसका जो साइज होता है डिपेंड करता है बॉक्स के ऊपर, बॉक्स कितना बड़ा कितना छोटा है। ठीक है, ग्लू मार्जिन का साइज जैसे जैसे बॉक्स बड़ा होता है वैसे वैसे वो बढ़ता जाता है। तो ये छोटा सा बॉक्स हम डिजाइन कर रहे हैं, तो छोटे से बॉक्स के लिए हम लेंगे 5 mm, 5 to 8 mm भी ले सकते हो। तो मैं 5 mm ले रहा हूँ, और यहाँ पे विड्थ में आ जाएंगे और इसको 5 mm यहाँ पे टाइप करेंगे, और ये लीजिए जी 5 mm हो गया। अब ये करेंगे जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, थोड़ा सा और मैं जूम करके दिखाऊं। ये जो आपको एंकर पॉइंट दिख रहा है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको नीचे की तरफ मूव कराते हुए एरोस की मदद से, आपके कीबोर्ड के एरोस की मदद से 5 mm नीचे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से। ये हो गया जी हमारा ग्लू मार्जिन। अब आ जाते हैं जी ऊपर के साइड में, ये जो फ्रंट है इसके ऊपर के साइड में आपका आएगा फ्लिप लॉक। फ्लिप लॉक को डिजाइन करने के लिए जी पहले मैं इसका डुप्लीकेट करूंगा, ऐसे लगा दूंगा। ठीक है, अब आ जाएंगे, एक काम ये करेंगे जी, ट्रांसफॉर्म का पैनल ले लेंगे और यहां से रेफरेंस पॉइंट मैं नीचे की तरफ रख रहा हूं। ठीक है, और इसका साइज ले लेंगे हाइट में आकर 25, कुछ इस तरह से। राइट, अब इसका एक और डुप्लीकेट करेंगे हम, यहां लगा देंगे। ये हो गया जी हमारा फ्लिप, और ये हो गया जी लॉक। और लॉक को देखिए ऊपर वाला जो लॉक है इसको हाफ कर देंगे वर्टिकली। ये जो सेंटर पॉइंट है यहां तक लेके आएंगे। देखिए कुछ ऐसे, ये सेंटर दिखा रहा है, छोड़ दीजिए। डायरेक्ट सिलेक्शन लेके दो ऊपर के एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और इसको कॉर्नर रखना है। देखिए शार्प इस तरह से नहीं रखना है, इसको राउंडेड कॉर्नर रखना है। तो राउंडेड कॉर्नर रखने का वजह ये है कि क्योंकि हम इसको बंद भी करेंगे और खोलेंगे भी, तो बंद करने और खोलने में कोई डिस्टरबेंस ना हो इसलिए हम इसको राउंडेड रखते हैं। अब कितना रखेंगे, उसको रखेंगे जी 3 mm। ठीक है जी, ये हाँ यहाँ पे आपको मिलेगा कॉर्नर्स। अगर पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो ये ऊपर नजर आएगा, तो 3 mm रखना इसको, कुछ इस तरह से। तो चलिए अब नीचे की तरफ आ जाता है। ये जो फ्रंट साइड है इसके नीचे की तरफ जो पार्ट आएगा वो है बॉटम फ्लिप लॉक। तो बॉटम फ्लिप लॉक के लिए इसी का ही एक डुप्लीकेट हम करेंगे इसी बॉक्स का, और इसको यहां लगा देंगे। ठीक है, फिर से हम आ जाते हैं ट्रांसफॉर्म के पैनल में। रेफरेंस पॉइंट रखेंगे ऊपर की तरफ, हाइट में आ जाएंगे, हाइट को रखेंगे 25, कुछ इस तरह से। सो अब मैं ये कर रहा हूँ जी, इसी बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट करके मैं बाहर निकाल लूंगा और इसको कर देंगे वर्टिकली हाफ। वर्टिकली हाफ का मतलब ऊपर से पकड़ेंगे और इसके सेंटर में लेके आएंगे। ठीक है, पहले वर्टिकली हाफ करेंगे और फिर हॉरिजॉन्टली हाफ कर देंगे, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ठीक है जी। इतना होने के बाद एक डुप्लीकेट और करके रखेंगे इसका, क्योंकि हम बाद में भी यूज करेंगे। और इस बॉक्स को उठाकर आप चाहो तो यहाँ कहीं लगा सकते हो, और दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। अलाइन का पैनल आपको यूज करना पड़ेगा, तो अलाइन का पैनल मैं ले लेता हूँ। अलाइन का पैनल भी आपको विंडो में जाकर सबसे ऊपर अलाइन का पैनल आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर करूंगा और फिर इसको बॉटम में अलाइन कर दूंगा,
कुछ ऐसे दोनों को सेलेक्ट रखेंगे और फिर आ जाएंगे जी हम पाथ फाइंडर के पैनल में और इसको हम कर देंगे जी माइनस फ्रंट। ठीक है जी। तो जैसे मैं माइनस फ्रंट करता हूं तो हमें कुछ इस तरह का एक शेप मिल जाता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये जितने भी ऊपर के आपको कॉर्नर दिख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा एंकर पॉइंट, सेलेक्ट करेंगे और कॉर्नर्स में आके इसको रख देंगे 3 mm का राउंडेड। ठीक है जी। तो कॉर्नर को राउंडेड रखेंगे कुछ इससे। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं और अब हम राइट साइड को क्रिएट करेंगे। तो राइट साइड के लिए इसी एक बॉक्स को हम डुप्लीकेट करेंगे और इसको लगा देंगे जी कुछ इस तरह से। मैं ट्रांसफॉर्म के पैनल में वापस जा रहा हूं और इसको रेफरेंस पॉइंट को हम लेफ्ट की तरफ रखेंगे क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे और यहाँ पे हम करेंगे जी इसको विड्थ में 25। तो ये देखिए जी कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। अब ये राइट है, राइट के ऊपर आपको मिलेगा फ्लिप एंगल, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, एक टॉप फ्लिप एंगल, एक बॉटम फ्लिप एंगल, दोनों का एंगल का शेप अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैं ये करूंगा जी पहले तो इसका एक डुप्लीकेट करूंगा ऐसे और इसको ऐसे लगा देंगे। अब आ जाएंगे जी बॉटम में इसका रेफरेंस पॉइंट रखेंगे और विड्थ में हाइट में आ जाएंगे और हाइट को 25 करके नीचे कर रहा हूं मैं कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब मैं एक काम ये करूंगा जी पहले तो इसको सेलेक्ट करेंगे, एक डुप्लीकेट और करेंगे यू और इसको कर देंगे जी हाफ इस तरह से और एक और बार करेंगे हाफ इस तरह से। ठीक है जी। अब ये करेंगे जी पहले तो इसको कर देंगे यू सेलेक्ट करके और इसको भी हाफ कर देंगे ऐसे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे ऐसे करके। ठीक है, जो भी आप साइज ले रहे हो उसको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब देखिए मैं अंडू करके फिर से आपको दिखाता हूँ, शायद आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये हो क्या रहा है, मैंने क्या किया है। तो देखिए जब भी आप इस तरह के साइज लोगे इसको एक डुप्लीकेट कर लेना कुछ इस तरह से। ठीक है, पहले तो इसको वर्टिकली डबल हाफ करना है। डबल हाफ का मतलब पहले सेलेक्ट करना है, सेंटर तक लाना है, ये देखिए यूं, फिर इसको फिर से एक और बार सेंटर तक लाना है यूं। साइज आपका कोई भी हो आपने करना है कुछ इसी तरह से। अब आ जाते हैं जी इस पर, इसको एक बार सिंगल हाफ वर्टिकली करना है यूं। ठीक है जी। अब दोनों को सेलेक्ट करना है ऐसे करके और आपस में जोड़ देना है। अंडू कर रहा हूं मैं और थोड़ा सा जूम करके पहले मैं इसको बंद कर दूं और इसको यू करके जोड़ देंगे। ठीक है जी। अब दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसको यूनाइट कर देंगे पाथ फाइंडर में जाके, तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। अब एक रेक्टेंगल और ड्रॉ करेंगे यू और साइज ले लेंगे ट्रांसफॉर्म के पैनल में जाके मैं 2 mm बाय 2 mm का एक साइज ले लेता हूँ। कलर मैं फिल में जाकर कलर को मैं रेड कर देता हूँ उसको, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है जी। अब इसको रखेंगे जी यहाँ पे कहीं, चाहे तो ऐसे रख लीजिए या तो फिर अलाइन का पैनल यूज कीजिए। ठीक है, सेलेक्ट किया और बॉटम एंड राइट कुछ इस तरह से। अब कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो रूलर आ जाते हैं जी ऊपर देखिए। तो अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ जी गाइडलाइन और इस रूलर से एक गाइडलाइन को इस सेंटर पॉइंट में लगाएंगे। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल है जिसपे आप सेंटर पॉइंट पे लगा रहे हो उसे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ताकि आपका जो गाइडलाइन है वो सही जगह पे लगे। एक ऊपर से लेके आ रहा हूँ देखिए कुछ ऐसे, फिर से मैं सेलेक्ट करूंगा और फिर से एक यहाँ से लेके आएंगे और यहाँ लगा देंगे। अब इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, नीचे वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूंगा और पेन टूल के नीचे आपको मिलेगा ऐड एंकर पॉइंट टूल। एक एंकर पॉइंट को यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको 1 mm अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो उसको सिर्फ अपने कीबोर्ड के एरो की से अंदर करना है ऐसे करके, क्योंकि हमने जो कीबोर्ड इंक्रीमेंट है वो 1 mm पे सेट किया है। तो जब भी हम इस तरह से मूव करते हैं वो 1 mm ही मूव होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जी ऊपर की साइड में और यहाँ पे देखिए एक अननेसेसरी एक एंकर पॉइंट है, चाहो तो उसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट लेके इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाले एंकर पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको 2 mm अंदर की तरफ लेके जाएंगे 1 2। ठीक है,
अब इसके कॉर्नर को भी हम 3 mm कर देंगे, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, डी सेलेक्ट करके एक बार फिर से मैं सेलेक्ट करूंगा मैं इनको हटा दूं, इनकी अब जरूरत है नहीं, और ये लीजिए हट गया। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन लेके ये एंकर पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 3 mm कर देंगे, कुछ इस तरह से राउंडेड, राइट। अब चलिए फिर इसको उठाकर यहाँ लेके आते हैं, यहाँ लगाएंगे, तो इसको भी सेलेक्ट करेंगे, दोनों को अलाइन कर देंगे बॉटम एंड लेफ्ट में, कुछ इस तरह से। एक तो लगा ही हुआ है, चलिए दूसरा लगा देते हैं। दूसरा हम लेके आएंगे यहाँ से गाइडलाइन एक को लगा देंगे, ठीक है जी, कुछ ऐसे। अब मैं इस रेक्टेंगल को बाहर कर दूं, रेड वाले को, और इस वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाले को, और यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट टूल ले लेंगे और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को ऐड करेंगे। ठीक है, इसे भी 1 mm अंदर की तरफ यानी कि राइट की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक अननेसेसरी है, एंकर पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ से हटा दिया मैंने, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको सेलेक्ट करेंगे एंकर पॉइंट को, और इसको भी 1 mm राइट की तरफ करेंगे, कुछ इस तरह से। तो ये देखिए कुछ इस तरह से टॉप फ्लिप एंगल हमारा क्रिएट हो गया है। सेलेक्ट करेंगे, इन गाइडलाइंस की अब जरूरत नहीं है, तो मैं इनको हटा देता हूँ, उप्स, और इन गाइडलाइंस को हटा देना। ठीक है जी, कुछ इस तरह से देखिए कुछ इस तरह का एंगल बनता है। ऊपर वाला जो टॉप फ्लिप एंगल होता है उसको हमेशा कुछ इसी तरह से ही बनाया जाता है, ताकि वो आसानी से बंद भी हो जाए, खुल भी हो जाए। अब नीचे का जो बॉटम फ्लिप एंगल है वो थोड़ा सा अलग सा आपको नजर आएगा, क्योंकि उसे हमेशा के लिए बंद ही रखते हैं। एक बार पेस्ट करके बंद कर दिया तो वो बंद ही रहता है। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और इसका डुप्लीकेट मैं कर रहा हूँ ऐसे करके। डुप्लीकेट करने के बाद आ जाएंगे जी ट्रांसफॉर्म के पैनल पे, रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ रखेंगे क्योंकि हम ऊपर लेके जाएंगे, और हाइट में इसको रख देंगे 25। लीजिए हो गया। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना है, तो मैं ये करूंगा जी, पहले तो मैं सेलेक्ट करूंगा इसको। सेलेक्ट करने के बाद देखिए इसका सेंटर पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे, तो गाइडलाइन एक लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर से सेलेक्ट करेंगे, अंडू कर रहा हूं मैं, सही जगह नहीं लगा, तो थोड़ा सा जूम करके काम कीजिए इसको। ये देखिए कुछ ऐसे, फिर से सेलेक्ट करेंगे और ऊपर से एक गाइडलाइन और लेके आएंगे और इसको ऐसे लगा देंगे। ठीक है जी, अब नीचे वाले रेक्टेंगल को फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट टूल लेंगे और एक एंकर पॉइंट को यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे जो क्रॉस हो रहे हैं गाइडलाइन, इनके ऊपर लेके आना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूं तो समझ में आया आपको। कुछ इस तरह से एरोस की मदद से आप थोड़ा सा अंदर की तरफ रखेंगे, कुछ ऐसे। अब यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेंगे और ये वाला जो एंकर पॉइंट है इसको सिर्फ 2 mm अंदर की तरफ मूव करना है, 1 and 2, कुछ इस तरह से, राइट। अब आ जाते हैं जी ऊपर, एक हमने रेक्टेंगल रखा था, ये 2 mm बाय 2 mm का रेड वाला। ठीक है, पहले मैं ये गाइडलाइन को हटा दूं ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। अब मैं ये कर रहा हूँ जी, इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि इन दोनों को अलाइन करेंगे टॉप लेफ्ट में, तो टॉप और लेफ्ट में कर रहा हूँ। तो ये आ गया जी, यहाँ पे सेलेक्ट ही रहने देंगे। थोड़ा सा जूम करूंगा और गाइडलाइन को लाकर इसके सेंटर पे लगा देंगे, एक यहाँ और एक जी यूं लेके आए। ठीक है जी, इसको मैं बाहर कर देता हूँ और नीचे वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, ऐड एंकर पॉइंट टूल ले लेंगे और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को ऐड करेंगे। ठीक है, इसको 1 mm अंदर की तरफ करेंगे ऐसे करके, कुछ इस तरह से। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके अब आ जाते हैं जी इस पे, इसको भी 1 mm राइट की तरफ लेके जाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसको हटा देते हैं और साइड में रख देते हैं, बाद में देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो फिर से यूज करेंगे इस रेक्टेंगल को। पर मैं ये जो गाइडलाइन है इनको हटा रहा हूँ। अब आ जाते हैं जी बैक साइड में। तो बैक साइड के लिए जी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखिए ये जो है इसको हम नीचे लेके जाएंगे, राइट क्लिक, अरेंज और सेंड टू बैक। ठीक है जी, डी सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए मैं इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करके इसको यहाँ पे लेके आएंगे, कुछ इस तरह से।
ये हम क्रिएट कर रहे हैं बैक साइड का। तो बैक साइड के लिए सबसे पहले बॉटम फ्लिप लॉक क्रिएट किया जाता है। देखिए बॉटम फ्लिप लॉक है, इस तरह का ही होगा, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा इस साइड होगा। तो मैं ये करूंगा जी, पहले तो मैं इसको डुप्लीकेट करके यूं लगा दूं, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म के पैनल में जाएंगे, रेफरेंस पॉइंट ऊपर लगाएंगे और हाइट में आ जाएंगे, इसको कर देंगे सबसे पहले 25, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये जो हमने रखा था इसका काम यहाँ शुरू होता है। ये ले लिया हमने और पहले तो इसको उठाएंगे और इसके साथ यहाँ पे पहले अलाइन कर देते हैं। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ कुछ ऐसे और इसको मास्टर कर देंगे और इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करने के बाद इसको बॉटम में अलाइन करेंगे, ठीक है जी। ऐसा होने के बाद जी पहले तो जी सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो नीचे वाला बॉक्स है इसको सेलेक्ट करके इस वाले रेक्टेंगल के यहाँ लेके आएंगे। देखिए ये ऐसे पकड़ा और यूं लेके आया, सही है जी। इस तरह से होने के बाद जी पहले इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर पाथ फाइंडर में जाएंगे। ये पाथ फाइंडर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ से कर देंगे यूनाइट, तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। अब यूनाइट होने के बाद जी यहाँ से ले लेंगे डिलीट एंकर पॉइंट टूल, ठीक है जी। अब हमने ये वाले एंकर पॉइंट को डिलीट करना है, कुछ ऐसे और कुछ इस तरह से। तो ये हो गया जी बॉटम का और ये हो गया फ्रंट का, यानी कि ये एक दूसरे के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से ये जो एंकर पॉइंट है इनको चारों को सेलेक्ट करके इसको 3 mm कॉर्नर कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी लेफ्ट साइड में। यहाँ पे लेफ्ट भी क्रिएट होगा, ऊपर का भी पार्ट है उसको भी हमने क्रिएट करना है। तो चलिए पहले ऊपर का पार्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। इस रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और ऑल्ट शिफ्ट की प्रेस करते हुए ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। और यहाँ से मैं जी पहले तो ट्रांसफॉर्म का पैनल ले रहा हूँ और रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे नीचे की तरफ, क्योंकि हम नीचे लेके आएंगे, हाइट में जाएंगे और इसको 25 कर देंगे, ठीक है जी। कुछ ऐसा हो गया। अब इसको कहा जाता है फ्लिप हैंगर। अब फ्लिप हैंगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे होगा जी आपको ये ला, ठीक है। अब ये देख रहे हो आप, कुछ इस तरह के शेप का बना है, ये हैंगर के शेप का बना हुआ है। तो इस तरह से भी बना सकते हो आप, या फिर दोनों साइड से, यानी कि ये जो कटा हुआ पार्ट है ये ऊपर से भी होगा नीचे से भी होगा, तो उस तरह से भी बना सकते हो आप। तो इसको कैसे करेंगे जी, सबसे पहले जी यहाँ आ जाते हैं और एक रेक्टेंगल ले लेंगे, ठीक है। एक रेक्टेंगल इस तरह से बना देंगे। अब उस रेक्टेंगल को कैसे करेंगे जी, मैं इसका साइज ले लेता हूँ 25, ठीक है। विड्थ में हम ले रहे हैं 25, वही विड्थ में आप ले सकते हो या फिर अपने हिसाब से देख लेना जो भी आपको साइज ठीक लगता हो, लेकिन हाइट जरूर देखना, ठीक है। हाइट आपने 5 mm रखना है इसका। देखिए मैं कैसे करता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया आपको लग जाएगा कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ से हाइट लिया था ये 25 था, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ जी, सेंटर में लगा रहा हूँ इसका रेफरेंस पॉइंट और विड्थ में जाकर इसको 25 में कर रहा हूँ, ऐसे करके। सो कुछ इस तरह से मिल जाता है। अब देखिए मैं जैसे मैंने कहा कि हाइट आपने 5 mm रखना है, तो मैं इसका हाइट को 5 mm कर देता हूँ सेलेक्ट करके, और ये हो गया जी 5 mm। यहाँ आप देख सकते हो कि 25 विड्थ में और 5 mm हाइट में है, राइट। इतना होने के बाद जी पहले मैं इसके कॉर्नर को इस तरह से कर दूं और उसके बाद एक सर्कल ले लेंगे एलिप्स, और यहाँ एलिप्स को मैंने ड्रॉ किया। अब एलिप्स का जो साइज होगा वो इसका डबल होगा। यहाँ 5 mm रखा है तो इसको 10 mm रख सकते हो, तो 10 mm बाय 10 mm का एक हम ले रहे हैं इस तरह से सर्कल, और इन दोनों को अलाइन आप कर दीजिए कुछ इस तरह से, और दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ, ठीक है जी। अब जैसे कि मैंने कहा ये हैंगर आप 2 तरह से बना सकते हो, फिर से मैं दिखा दूं। ये देखिए ये ऊपर की साइड में इस तरह से आ रहा है कर्व, आप चाहो तो दोनों साइड में भी कर्व लगा सकते हो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैं वैसे ही करूंगा, दोनों को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसको कर देंगे यूनाइट,
तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब इसको उठाकर यहाँ लगा दीजिए। देखिए एक चीज का याद रखिए, इसको बिल्कुल इसके सेंटर पे नहीं लगाना होता है, इसको लगाना होता है थोड़ा सा ऊपर। अब कैसे लगाएंगे देखिए, ऐसे ही नहीं उठा के कहीं पे भी लगा देंगे, चलिए जी यहाँ पे, ऐसे नहीं लगाना आपने। इसके लिए ये करेंगे, जो भी आप साइज लोगे इस बॉक्स को आपने डुप्लीकेट करना है और उसको वर्टिकली ऊपर से हाफ कर देना है। देखिए कुछ ऐसे, ये हो गया, सेंटर दिखा रहा, हाफ कर दिया, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि पहले तो उसको कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है, और इन दोनों को मैं अलाइन कर दूंगा। अलाइन कैसे करना है, पहले तो आपने हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है, फिर इसको टॉप पर अलाइन करना है, कुछ ऐसे। अब इस वाले पार्ट को और रेड वाले पार्ट को दोनों को सेलेक्ट करना है और दोनों को सेंटर अलाइन कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह। अब रेड को निकाल के आप डिलीट कर दीजिए, देखिए कुछ ऐसे आपको मिल जाता है, राइट। सो चलिए और आगे बढ़ते हैं, और मैं इन दोनों को कॉपी करूंगा, एक और डुप्लीकेट। पहले मैं सेलेक्ट कर लूं दोनों को, और ये हो गया जी हमारा कॉपी, ठीक है। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से वर्टिकली इसको फ्लिप करके इसके ऊपर लगा देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ये हो गया जी इसका बैक, और ये हो गया जी इसका फ्रंट। देखिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, एक पीछे की तरफ आपको नजर आ रहा होगा, वो बैक है और ये फ्रंट है, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा जी, यहां से भी आप चाहो तो इसके कॉर्नर को थोड़ा सा राउंडेड कर सकते हो, वही 3 mm कर दीजिए आप। चाहो तो कर देना, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको पीछे की तरफ फोल्ड करके पेस्ट भी किया जाता है, बहुत से लोग पेस्ट भी करते हैं, बहुत से लोग पेस्ट नहीं भी करते हैं। यहाँ आप देखोगे ये पेस्ट नहीं किया गया, बस इसको ऊपर से फोल्ड करके पीछे की तरफ लेके गया है, ठीक है जी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास रहता है जी लेफ्ट वाला पार्ट। तो लेफ्ट वाला पार्ट जो आएगा वो घूम के इस तरफ आएगा। ये जो आपका ब्लू मार्जिन है वो लेफ्ट वाले पार्ट के साथ, इस वाले पार्ट के साथ पेस्ट होगा। तो चलिए लेफ्ट वाला पार्ट को हम यहाँ से ले लेते हैं। देखिए ये पार्ट आपने सेलेक्ट करना है और इसको डुप्लीकेट करके यहाँ लेके आएंगे, ऐसे करके इस तरह से लगा देंगे और इसको फ्लिप कर देंगे हॉरिजॉन्टल, कुछ इस तरह से। ये हमारा क्रिएट हो गया। अब ये वाला जो ब्लू मार्जिन है ये घूम के आएगा पीछे से और इस पार्ट के नीचे पेस्ट होगा, तो ये एक बॉक्स क्रिएट आपका हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये करूंगा जी, सबको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ स्ट्रोक का जो विड्थ है वो आपने रखना है 1 पॉइंट। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर दे रहा हूँ, और अब हम इसको सेंटर अलाइन करेंगे, अलाइन टू आर्टबोर्ड करेंगे और इसको बिल्कुल आर्टबोर्ड के सेंटर पे कर देंगे। अच्छा, आर्टबोर्ड इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो, लेकिन याद रखिए अभी हमने ब्लीड और डाइगट लाइन को भी क्रिएट करना है, तो बहुत ज्यादा छोटा मत कीजिए, बस थोड़ा सा छोटा आपने करना है, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब सेलेक्ट करेंगे वापस से, कंट्रोल शिफ्ट जी से मैं अनग्रुप कर रहा हूं। अब हम क्रिएट करेंगे जी लेयर। अब आ जाते हैं जी हम लेयर के पैनल पे, और लेयर हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्रीज लाइन बनाएंगे जी, क्रीज लाइन। तो एक न्यू लेयर हमने लिया है और उसका नेम रखा है क्रीज लाइन, क्योंकि हमने क्रीज लाइन को क्रिएट करना है। अब क्रीज लाइन के लिए जी सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी हम लाइन सेलेक्ट करेंगे वो अंदर वाले लाइन होनी चाहिए, ठीक है। ये जो बॉर्डर वाले लाइन है इनको आपने सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ जो अंदर आपको लाइन दिख रहे हैं वो सेलेक्ट करना है, और ये जो हैंगर है इनको भी सेलेक्ट नहीं करना है। तो सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है, शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसको इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है। पहले ऐसे शिफ्ट की प्रेस ही रखना है, फिर यूं, फिर इस तरह से ऐसे, फिर यूं, इस तरह से सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसकी हम कॉपी कर लेंगे, एडिट में जाके मैं कॉपी कर रहा हूं और क्रीज लाइन वाले लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस करेंगे, तो ये देखिए आ गया, ठीक है। डीसेलेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका कलर को मैं चेंज करूंगा, तो स्ट्रोक ले लेंगे और कलर को मैं चेंज कर दूं, कोई भी कलर ले लीजिए, मैं ब्लू ले रहा हूँ। और प्रॉपर्टी में आगे स्ट्रोक मैं ले रहा हूँ। स्ट्रोक का पैनल चाहो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रोक का पैनल, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ,
ये देखिए आ गया स्ट्रोक में, स्ट्रोक की वेट को 1 पॉइंट रखेंगे और यहाँ डैश लाइन रखेंगे। तो डैश लाइन में मैं कर रहा हूँ चेक, और डैश लाइन का जो साइज है उसको 5 पॉइंट में रख के एंटर प्रेस करूंगा। ठीक है, मैं इसको बंद करके आपको दिखाऊं। ये देखिए डैश लाइन जो चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये है जी क्रीज लाइन। अच्छा, क्रीज लाइन क्या चीज होती है? ये जो फोल्ड हो रहा है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये जो फोल्ड हो रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये क्रीज लाइन की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, क्रीज लाइन को देख कर ही वहां से मशीन से एक बार पंच करके उसको मशीन से ही फोल्ड किया जाता है, तो उसको कहते हैं क्रीज लाइन। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी, हम क्रिएट करेंगे ब्लीड और डाई कट लाइन को। अब एक न्यू लेयर मैं क्रिएट कर रहा हूं और नेम रखेंगे ब्लीड। ठीक है जी, हम क्योंकि ब्लीड क्रिएट करेंगे। अब ब्लीड के लिए सबसे पहले ये करेंगे जी, सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे करके। पर एक बात का याद रखिए, ये जो हैंगर है इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना है, इसको डीसेलेक्ट कर लीजिए। सबको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की प्रेस कीजिए और एक बार इस पर क्लिक कीजिए, एक बार इस पर क्लिक कीजिए। अब सेलेक्ट होने के बाद हम पाथ फाइंडर के पैनल में आ जाएंगे और इनको सबको यूनाइट कर देंगे। तो जैसे हम यूनाइट करते हैं हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। ठीक है, अब सेलेक्ट ही रहने देंगे। सबसे पहले जाएंगे हम ऑब्जेक्ट, पाथ, और यहाँ से ले लेंगे ऑफसेट पाथ को। तो ये आ गया जी हमारा ऑफसेट पाथ। और ऑफसेट को हमेशा 3 mm से कम मत रखिए, 3 mm से ज्यादा आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन 3 mm से कम मत रखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 mm कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो ये आ गया जी हमारा एक बाहर की तरफ। ठीक है, अब इसको कट कर देंगे, एडिट में जाएंगे, कट में कर रहा हूँ, ये देखिए कट हो गया। अब ब्लीड वाले लेयर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, पहले इसको बंद कर दूं। ब्लीड वाले लेयर में हमने पेस्ट करना है, तो ब्लीड वाले लेयर को सेलेक्ट करके एडिट में जाके पेस्ट इन पेस्ट कर देंगे। तो ये आ गया जी बाहर की तरफ। ठीक है, अब इसका कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये हो गया जी ब्लीड। अब जिनको नहीं पता है मैं उनको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा, क्योंकि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको डिजाइन भी करेंगे। तो बहुत सी चीजें आज की ट्यूटोरियल में मैं शेयर कर रहा हूँ और बहुत सी चीजें हैं जो नेक्स्ट आने वाली ट्यूटोरियल में मैं शेयर करूंगा। अब आ जाते हैं जी हम डाई कट लाइन में। अब ये जो नीचे वाला लेयर है, सबसे पहले ऊपर वाले को भी लेयर में लॉक कर दूं, ब्लीड वाले को, और इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे वाले। इसको आप चाहो तो डाई कट लाइन वाला लेयर बना सकते हो। तो मैं इसका नेम रख देता हूँ डाई कट लाइन। ये हो गया जी हमारा डाई कट लाइन। ठीक है, अब डाई कट लाइन में ये करेंगे जी, ये जो 2 पार्ट आपको नजर आ रहे हैं हैंगर वाले, इनको सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले और यूनाइट कर देंगे पहले इसको। ठीक है, अब इन सबको सेलेक्ट करेंगे ऐसे करके और इसको कर देंगे जी हम माइनस फ्रंट ऐसे करके। तो जैसे माइनस फ्रंट करते हैं ये सी का पार्ट हो जाता है, ये कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। ठीक है जी, ये होगा हमारा डाई कट लाइन। अब याद रखिए डाई कट लाइन का जो स्ट्रोक है उसकी मोटाई कम से कम रखिए। ठीक है, 1 पॉइंट में है, 1 पॉइंट में नहीं रखना आपने, 0.5 पॉइंट में रखना है इसको, कुछ इस तरह से। अब इसको किसी भी कलर में नहीं रखना है, इसको सिर्फ ब्लैक में रखना है आपने। ठीक है जी, कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है। अब मैं आपको दिखा दूं कुछ इन सभी चीजों को शो करके। तो ये हो गया जी हमारा ब्लीड, और ये हो गया हमारा डाई कट लाइन, और ये हो गया हमारा क्रीज लाइन। सो इतना होने के बाद जी मैं अब ये करूंगा, सबको अनलॉक करूंगा। एक अननेसेसरी पार्ट यहाँ रह गया था, इसको मैं डिलीट कर दूं, इसकी अब जरूरत है नहीं। तो चाहो तो आप इसको सेव करके रख सकते हो। देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि डाई कट लाइन को अलग से सेव करना पड़ता है। ठीक है, जब आप डिजाइन बना लोगे उसके बाद ये जो डाई कट लाइन है, ये जो ब्लैक वाला आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट, इसको अलग फाइल में आपके क्लाइंट को देना होता है। तो कौन से फाइल में किस फॉर्मेट में चाहिए, एक बार अपने क्लाइंट से बात कर लेना और उसको सेव करके रख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद डिजाइन हम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल जरूर देखना। उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल लेकर एक और नई टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।